भारत में अन्य समस्याओं की तरह बेरोजगारी एक प्रमुख और गंभीर समस्या के रूप में उभर कर आई है। बेरोजगारी का अर्थ है योग्यता और प्रतिभाओं के बावजूद रोजगार के अवसर पाने में नाकामयाब होना। हमारे देश में लाखों युवकों के पास डिग्री और अच्छी शिक्षा है, फिर भी किसी कारणवश उन्हें नौकरी नहीं मिल पाता है। बेरोजगार व्यक्ति हर मुमकिन या नामुमकिन कार्य करना चाहता है, मगर दुर्भाग्यवश उसे नौकरी नहीं मिल पाती है। हमारे देश में बेरोजगार जैसी समस्याएं निरंतर जोर पकड़ रही हैं। हमारे देश में नौजवानों के पास उच्च शिक्षा संबंधित डिग्रियां होने के बावजूद उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। हर रोज़ युवक इंटरव्यू की लंबी कतारों में खड़े होते हैं ताकि उन्हें एक अच्छी बेहतर नौकरी मिल पाए। कुछ एक को छोड़कर कई युवकों को नौकरी ना मिलने के कारण अपने हाथ मलने पड़ते हैं। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में प्रमुख बाधाओं में से एक है। भारत में बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है। शिक्षा का अभाव, रोजगार के अवसरों की कमी और प्रदर्शन संबंधी समस्याएं कुछ ऐसे कारक हैं जो बेरोजगारी का कारण बनती हैं। इस समस्या को खत्म करने के लिए भारत सरकार को प्रभावी कदम उठाने की ज़रूरत है। विकासशील देशों के सामने आने वाली मुख्य समस्याओं में से एक बेरोजगारी है। यह केवल देश के आर्थिक विकास में खड़ी प्रमुख बाधाओं में से एक नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत और पूरे समाज पर भी एक साथ कई तरह के नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो क्या लोगों को सरकारी नौकरी न मिलना ही बेरोजगारी है? तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर कोई शिक्षित युवक पकौड़े तले तो उसको रोजगार के अवसर प्रदान होगा। तो उन्होंने जो बातें बताई बिल्कुल सही, यानी वो अर्थशास्त्र जानते हैं। तो अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से बेरोजगारी क्या है, आइए इसको जानते हैं। बेरोजगारी का मतलब अर्थशास्त्र में केवल ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करे। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी काम करे जिससे उसको आमदनी हो, तो वे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो अर्थशास्त्र के अनुसार बेरोजगारी क्या है, आइए जानते हैं। जो व्यक्ति योग्यता रखने पर भी और कार्य करने की इच्छा रखते हुए भी रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता है। तो अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से बेरोजगारी को समझने के लिए हमें कुछ प्रमुख बातों को समझना आवश्यक है। तो कार्यकारी जनसंख्या, सबसे पहले बेरोजगारी आप समझने जाएंगे तो सबसे पहले आपको कार्यकारी जनसंख्या समझना होगा। तो कार्यकारी जनसंख्या के अंतर्गत 15 से 64 वर्ष की आयु का हर वह व्यक्ति जो स्वस्थ हो तथा कार्य करने की योग्यता एवं क्षमता रखता हो, उसे कार्यकारी जनसंख्या की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। अर्थात देश का हर वो 15 से 64 वर्ष की आयु का व्यक्ति जो पूर्णतः स्वस्थ हो, जो कार्य करने की योग्यता और क्षमता रखता हो, उसे वर्किंग पॉपुलेशन की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद हमको श्रम बल समझना चाहिए। श्रम बल क्या होता है? वर्कफोर्स। हर वह 15 से 64 वर्ष की आयु का व्यक्ति जो पूर्णतः स्वस्थ हो, कार्य करने की योग्यता एवं क्षमता रखता हो तथा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसको अंदर कार्य करने की इच्छा हो, यानी हर वो व्यक्ति जो कार्य करने की इच्छा भी रखता हो, वो श्रम बल की श्रेणी में आता है। श्रम बल में हर वो 15 से 64 वर्ष की आयु का व्यक्ति स्वस्थ हो तथा जो कार्य करने की योग्यता एवं क्षमता के साथ साथ कार्य करने की इच्छा भी रखता हो, वो श्रम बल वर्क फोर्स का हिस्सा होता है। तो श्रम बल एवं कार्यकारी जनसंख्या में मूलभूत अंतर क्या है? तो श्रम बल एवं कार्यकारी जनसंख्या के निर्धारण का पैमाना लगभग एक ही जैसा है, किंतु दोनों में एक ही अंतर है, कार्य करने की इच्छा। अर्थात श्रम बल में कार्य करने की इच्छा महत्वपूर्ण होता है। तो कार्य बल क्या होता है? वर्क फोर्स, आइए इसको समझते हैं। हर वह 15 से 64 वर्ष की आयु का व्यक्ति जो पूर्णतः स्वस्थ हो, कार्य करने की योग्यता एवं क्षमता के साथ साथ कार्य करने की इच्छा भी रखता हो तथा साथ ही साथ उसे रोजगार भी प्राप्त हो गया हो, तो उस व्यक्ति को कार्यबल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी हर वो व्यक्ति जो श्रम बल के अंतर्गत आता हो तथा उसे श्रम प्राप्त हो, यानी उसे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, वो रोजगार
करता हो तो उस व्यक्ति को कार्यबल वर्कफोर्स के श्रेणी में रखा जाता है। तो आइए इन बिंदुओं को उदाहरण से समझते हैं। कार्यकारी जनसंख्या के अंतर्गत उन छात्रों को भी शामिल किया जा सकता है जो 15 से 64 वर्ष की आयु में पूर्णतः स्वस्थ है और कार्य करने की योग्यता और क्षमता रखते हैं। अर्थात हर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसकी आयु 15 से 64 वर्ष हो उसे कार्यकारी जनसंख्या के अंतर्गत रखा जा सकता है। श्रम बल के अंतर्गत हर वो व्यक्ति को रखा जा सकता है जो 15 से 64 वर्ष की आयु का हो, कार्य करने की योग्यता एवं क्षमता, उसके कार्य करने की इच्छा भी हो। यानी हर वो नौकरी की तलाश में व्यक्ति जो शिक्षित है, उसे नौकरी के अवसर नहीं मिल रहे हैं, उसे श्रम बल के अंतर्गत रखा जा सकता है। और कार्यबल के अंतर्गत हम उन सरकारी नौकरी में कार्यरत एम्प्लॉय को रख सकते हैं जो इस समय कार्य कर रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि हर सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति 15 से 64 वर्ष की आयु का हो और उसे रोजगार भी प्राप्त है, तो वो कार्यबल के अंतर्गत आता है। तो अब हमें जो समझना है बेरोजगारी, तो बेरोजगारी क्या होता है, आइए इसको जानते हैं। श्रम बल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति जिसे न्यूनतम वेतन पर भी कार्य प्राप्त नहीं होता है, वो बेरोजगार कहलाता है। तो बेरोजगारी को समझने के लिए क्या होना चाहिए कि हर वह व्यक्ति जो 15 से 64 वर्ष की आयु का हो, पूर्णतः स्वस्थ हो, उसके अंदर कार्य करने की योग्यता एवं क्षमता हो और साथ ही साथ वह कार्य करने की इच्छा भी रखता हो और उस व्यक्ति को न्यूनतम वेतन पर भी कार्य नहीं मिल पाता है, यानी उसे कार्य करने का अवसर नहीं मिलता है, तो वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। अर्थशास्त्र के अनुसार बेरोजगारी के कई प्रकार होते हैं। तो एक होता है खुली बेरोजगारी या प्रत्यक्ष बेरोजगारी। तो खुली बेरोजगारी किसे कहते हैं? श्रम बल के अंतर्गत आने वाला वह व्यक्ति जिसे न्यूनतम वेतन पर भी कार्य प्राप्त नहीं हो पाता है, ऐसे व्यक्ति को खुला बेरोजगार कहते हैं। श्रम बल का मतलब हर 15 से 64 वर्ष की आयु का व्यक्ति जो स्वस्थ हो तथा कार्य करने की योग्यता एवं क्षमता रखता हो, कार्य करने की इच्छा भी रखता हो, लेकिन उसे न्यूनतम वेतन पर भी कार्य न मिले, तो वह व्यक्ति खुला या प्रत्यक्ष बेरोजगार कहलाता है। इसके बाद बेरोजगारी का एक प्रकार है अल्प बेरोजगारी। तो श्रम बल के अंतर्गत आने वाला वह व्यक्ति जिसे योग्यता एवं क्षमता अनुसार कार्य प्राप्त न हो, वह अल्प बेरोजगार कहलाता है। जैसे अब वर्तमान में कोई बीटेक एमटेक करके पकौड़े तले, तो वो रोजगार तो कर रहा है लेकिन वो अल्प बेरोजगार है, यानी उसे अपनी क्षमता एवं योग्यता अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है। या वह व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा हो, पीएचडी करके वो कोई प्राइमरी का मास्टर यानी कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाता, तो वो भी अल्प बेरोजगार कहलाता है। अर्थात उसकी क्षमता है, वो ग्रेजुएट विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है लेकिन वो कक्षा 5 ही तक के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, अर्थात वह अल्प बेरोजगार। उसके बाद आता है घर्षण जनित बेरोजगारी, यानी किसी कर्मचारी द्वारा एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार को प्राप्त करने के बीच के अंतराल में जो वह व्यक्ति जितने समय तक बेरोजगार रहता है, उसे घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। यह बेरोजगारी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है। यानी क्योंकि कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़कर तभी दूसरा नौकरी ज्वाइन करेगा जब उसको अच्छी नौकरी मिले। उसके बाद आता है चक्रीय बेरोजगारी। तो बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तेजी और मंदी के समय आने वाली बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाता है। तो वर्तमान में कोविड-19 की वजह से कई अच्छे रोजगार प्राप्त युवकों को भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, तो वो चक्रीय बेरोजगारी के शिकार हुए हैं वर्तमान में। जैसे कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कई युवकों की नौकरियां चली गई हैं, तो वो चक्रीय बेरोजगारी यानी मंदी का शिकार हुआ है। उसके बाद आता है शिक्षित बेरोजगारी। तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण, तकनीकी कुशलता में कमी के कारण आने वाली बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी कहलाता है। जैसे वर्तमान में बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो वो शिक्षित बेरोजगार कहलाता है।
तो हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कोई व्यक्ति घर बैठे कंप्यूटर में बीटेक की डिग्री ले लेता है, लेकिन उसे कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, तो ये ऐसी बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? तो अधिक कार्य में तो रोजगार होता है, लेकिन उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ऐसी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत माना जाता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी ज़्यादातर कृषि विभाग में पाया जाता है। यानी मान लीजिए 1 बीघा ज़मीन है, उसमें केवल 2 ही लोग कार्य कर सकते हैं। जितना उत्पादन 2 लोग को करने से होगा, वही अगर 10 लोग भी करें तब भी होगा। तो यानी 8 लोग वो प्रच्छन्न बेरोजगार हैं। अब तो एक होता है ग्रामीण शहरी बेरोजगारी। तो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य करने के लिए मौसमी बेरोजगारी व्याप्त है। यानी मौसमी बेरोजगारी का मतलब अगर मानसून समय पर नहीं आया तो कृषि कार्य में जो व्यक्ति कृषि कर रहे हैं उन्हें रोजगार के अवसर अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाएगा और वे बेरोजगार कहलाएंगे। और शहरी बेरोजगारी में क्या होता है? शहरी क्षेत्र में मंदी तथा शिक्षित बेरोजगारी प्राप्त है। तकनीकी रूप से दक्ष न होने के कारण शहरों में शिक्षित बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। एक होता है लैंगिक बेरोजगारी। तो ये क्या होता है? इसमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बेरोजगारी की दर कम है, क्योंकि महिलाओं में ऐच्छिक बेरोजगार है। देश में पुरुषों को रोजगार के ज़्यादा अवसर उपलब्ध होते हैं और महिलाओं के कम। महिलाएं क्या होते हैं कि वो ऐच्छिक बेरोजगार है, उनके अंदर वो रोजगार नहीं करना चाहती है। एक गृहिणी जीवन जीने के कारण जो महिलाएं होती हैं वो सरकारी नौकरी के अलावा अन्य कोई भी प्राइवेट नौकरी करना पसंद नहीं करती, इसलिए वो ऐच्छिक बेरोजगार होती हैं। तो हमारे समाज में बेरोजगार कैसे प्रकट होता है, इसका प्रकटीकरण क्या है? तो इसके कई कारण हैं। पहला, सामाजिक अलगाव। कोई व्यक्ति अगर बेरोजगार है तो उसके पहचान का प्रश्न चिन्ह ये हो जाता है, उसमें मानसिक विकार उत्पन्न होने से मानव में नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगता है, जिससे वह आतंकवाद, नक्सलवाद जैसे कदम उठा सकता है। अगर समाज में कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ जाती है, समाज में उसे काफ़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होने के बावजूद अगर कोई जॉब नहीं कर रहा है तो उसे हेय की दृष्टि से देखा जाता है समाज में, और वो व्यक्ति मानसिक विकार का शिकार हो जाता है, जिससे उसके अंदर कई नकारात्मक भाव जन्म लेते हैं। एक और कारण है इसका प्रकटीकरण का, मानवीय संसाधन का अपव्यय। ये क्या होता है? तो एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, जिसको उसकी योग्यता के अनुसार काम न मिले, यानी उसके अंदर जो मानवीय गुण है उसका वह उपयोग अच्छी तरह से न कर पाए। जैसे मान लीजिए मैं अर्थशास्त्र में PhD हूँ और मुझे किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना चाहिए, और मैं क्या कर रहा हूँ कि गांव के छोटे बच्चों को कौवा खरा सिखा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं यह हमारे जो मानवीय दक्षता है, हमारे अंदर जो क्षमता है, मैं उसका उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये क्या है कि मैं भी एक तरह से मानवीय संसाधन का अपव्यय कर रहा हूँ, यानी जो मेरे अंदर गुण है मैं उसका अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। बेरोजगारी का एक प्रकटीकरण ये भी है कि बेरोजगारी गरीबी की ओर ले जाती है। तो बेरोजगारी गरीबी की ओर कैसे ले जाती है? मान लीजिए बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसको कम से कम उसकी आवश्यकता है उसके परिवार की जीविका चलाने के लिए 50,000 की, और वो 10,000 की कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके घर की जीविका भी अच्छे से नहीं चल पाएगी और उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, जिससे उसका पूरा परिवार गरीब होता चला जाएगा। बेरोजगारी के स्वरूप क्या है? तो बेरोजगारी का स्वरूप संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों में होता है। संगठित क्षेत्र में कैसे? तो कोई ऐसी संस्था जहां न्यूनतम 10 लोग हो, वह रजिस्टर हो, वहां श्रमिकों को रोजगार, कार्य एवं सामाजिक सुरक्षा हो, वह संगठित क्षेत्र कहलाता है। जैसे सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी नौकरी, निजी क्षेत्र संगठित क्षेत्र में आते हैं। यानी सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति, तो सरकारी नौकरी करने वाले को हर माह एक निश्चित वेतन मिलेगा,
और स्वास्थ्य सुविधाएं व अन्य सरकारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिसके कारण लगभग हर व्यक्ति सरकारी नौकरी करना चाहता है। असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, तो जो सरकार के नियमानुसार कार्य न करे, रोजगार की जिसमें असुरक्षा हो, जैसे कृषि क्षेत्र, मजदूर, श्रमिक, ये सब असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें कोई निश्चित वेतन प्राप्त नहीं होता, स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं, तो ऐसे क्षेत्र को असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। तो बेरोजगारी के संबंध में हमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जानना है वो है बेरोजगारी के आंकड़े क्या है। तो NSSO की रिपोर्ट, तो इससे पहले हम जान लेते हैं NSSO क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है NSSO, आइए जानते हैं। यह भारत सरकार द्वारा 1950 में स्थापित केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। सरकार ने मई 2019 के आदेशानुसार NSSO और CSO के विलय के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के गठन को मंजूरी दे दी है। NSO अब क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब जो भी आंकड़े जारी होंगे वो NSO जारी करेगा। अब NSO को बदल दिया गया है NSO में। NSSO बेरोजगारी पर हर 5 साल में रिपोर्ट देता था, तो ये पिछला पुराना रिपोर्ट है। और क्या है ये आंकड़े, आइए जानते हैं। देश में 2017-18 में बेरोजगारी दर कुल उपलब्ध कार्यबल का 6% रही, जो 45 वर्षों में सर्वाधिक है। यानी वर्ष 2072-73 के बाद बेरोजगारी दर सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार पिछले 1.1 करोड़ रोजगार भी कम हुए हैं। जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच की आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण रिपोर्ट में बेरोजगारी से जुड़े वर्तमान आंकड़ों की तुलना पूर्व के आंकड़ों से की गई है। यानी SSO ने जो ये रिपोर्ट जारी की है वो 2 साल पहले की है। अगर ये लोग कह रहे हैं कि कोरोना के कारण बेरोजगारी आई है, तो बिल्कुल ये सही है, लेकिन ये 2 साल पहले की इतनी बुरी स्थिति है, तो वर्तमान में तो कितनी बुरी स्थिति होगी आप कल्पना कर सकते हैं। जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच की आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण रिपोर्ट में बेरोजगारी से जुड़े वर्तमान आंकड़ों की तुलना पूर्व के आंकड़ों से की गई है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार योग्य युवाओं में 7.8% बेरोजगार, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 5.3% है। अखिल भारतीय स्तर पर पुरुषों की बेरोजगारी दर 6.2%, जबकि महिलाओं के मामले में 5.7% है। अखिल भारतीय स्तर पर पुरुषों की बेरोजगारी दर 6.2 है। शहरों में पुरुषों की बेरोजगारी दर ग्रामीण इलाकों की 5.8% की तुलना में 7.1% है। अर्थात शहरी जो बेरोजगार पुरुष है वो 7% और ग्रामीण जो पुरुष में बेरोजगारी दर है वो 2017-18 की रिपोर्ट में बताई गई वो 5.8 बताई गई है। इसी प्रकार शहरों में महिलाओं की बेरोजगारी दर 10.8%, जो ग्रामीण इलाकों में 3.8% है। ग्रामीण इलाकों की शिक्षित युवतियों में वर्ष 2004-5 से 2011-12 के बीच बेरोजगारी की दर 9.7 से 15.2% के बीच थी, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 17.3% तक पहुंच गई। ग्रामीण इलाकों के शिक्षित युवकों में इसी अवधि के दौरान बेरोजगारी दर 3.5 से 4.4% के बीच थी, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 10.5% तक पहुंच गई। ग्रामीण इलाकों के 15 से 29 साल की उम्र वाले युवकों में बेरोजगारी की दर वर्ष 2011-12 में जहां 5% थी, वही वर्ष 2017-18 में यह 3 गुने से ज़्यादा बढ़कर 17.4% तक पहुंच गई। इसी उम्र की युवतियों में यह दर 4.8 से बढ़कर 13.6% तक पहुंच गई है। तो बेरोजगारी के कारण क्या है, यानी हमारे देश में इतनी जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसका प्रमुख कारण क्या है। तो एक मुख्य कारण है देश की धीमी वृद्धि दर। यानी वर्ष 2000
2010 और 11 में मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो उस समय जो देश की वृद्धि दर थी यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो 7.5 थी। और आप वर्तमान में कल्पना कर सकते हैं जीडीपी दर -23.9 पहुँच गया है। तो कितनी न्यूनतम स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था पहुंच गई आप कल्पना कर सकते हैं। बेरोजगारी के एक और कारण पिछड़ी हुई कृषि भी माना जाता है। देश में केवल 45% सिंचित क्षेत्र है, 55% कृषि मानसून पर निर्भर है और भारत में कृषि तकनीकी अकुशलता भी व्याप्त है। यानी भारत में अब क्या कृषि को तकनीकी रूप से कुशल बनाने की आवश्यकता है। बेरोजगारी का एक प्रमुख समस्या जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि भी माना जाता है। देश में जनसंख्या नियंत्रण कोई कानून नहीं है, जिसके कारण देश की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये आगे जाकर देश में बेरोजगारी की समस्या का कारण बन रहा है। बेरोजगारी का कारण एक ये भी माना जाता है कि अपर्याप्त एवं त्रुटिपूर्ण रोजगार आयोजन। देश में रोजगार के अवसरों की उच्च वृद्धि न होने के एक कारण अपर्याप्त एवं